गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण। देखो, लेखांकन समीकरण क्या है, यह इक्वेशन क्या है। आपके सामने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी गई है कि यह एसेट्स के टोटल किसके बराबर हैं, इसमें लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर हैं। इसका मतलब संपत्तियों का कुल जोड़ दायित्व और पूंजी के कुल जोड़ के बराबर होता है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है और कुछ नहीं। अब देखो, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़े थे। हमने उनमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था, द्विपक्षीय अवधारणा। वो अवधारणा क्या कहती थी? वो अवधारणा कहती थी कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी व्यवहार, जो भी लेन देन बिजनेस में किया जाएगा वो दो पहलुओं का होगा। मतलब एक नाम पक्ष में अगर कुछ आएगा तो जमा पक्ष में भी कुछ आएगा। अभी आपको नाम पक्ष और जमा पक्ष कुछ नहीं पता, मतलब सिंपल सी बात कि अगर एक हाथ से कुछ जाएगा तो दूसरे हाथ से कुछ आएगा भी। अगर मैंने 4 कुर्सियां खरीदी हैं अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर के तौर पर, तो अगर मैंने पैसे दिए हैं उन 4 कुर्सियों के, तो मुझे बदले में 4 कुर्सियां भी तो मिली हैं। इसलिए कुछ आ रहा है तो बदले में कुछ जा रहा है, ठीक है। इसलिए द्विपक्षीय अवधारणा, यह अकाउंटिंग इक्वेशन भी, यह लेखांकन समीकरण भी द्विपक्षीय अवधारणा पर ही आधारित है। अब देखो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 बातें कही हैं, 3 चीज लिखी हैं, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज और एक कैपिटल। तो अब सबसे पहले हमें एसेट्स यानी कि संपत्तियां क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। संपत्तियां क्या हैं? संपत्तियां यानी कि एसेट्स जिस पर कंपनी का या व्यवसायी का स्वामित्व हो। अगर मैंने 4 कुर्सियां खरीदी थी, बदले में मैंने पैसा दे दिया था, तो इसका मतलब उन 4 कुर्सियों पर अब मेरा हक हो गया। उन 4 कुर्सियों को कोई और अब मुझसे नहीं छीन सकता है। तो एसेट्स वो चीजें होती हैं जिन पर कंपनी की ऑनरशिप हो जाए, जिन पर बिजनेस की ऑनरशिप हो जाए, स्वामित्व हो जाए, ठीक है, उसे एसेट बोला जाता है, जिन पर हमारा मालिकाना हक हो जाए। अब देखो, यहां पर एसेट्स 2 प्रकार की कवर की गई हैं। वैसे तो और प्रकार की भी होती हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए हमें सिर्फ ये 2 टाइप्स ही पता होनी चाहिए। तो 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स कौन कौन सी है? एक तो है जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्तियां। अब ये क्या होती हैं? स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा गया है, बल्कि इन्हें इसलिए खरीदा गया है ताकि हम भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकें और इनके इस्तेमाल से हम आय उत्पन्न कर सकें। तो लिखा हुआ है कि यह बेचने के लिए नहीं होती हैं, यह आमतौर पर आय उत्पन्न करने के लिए खरीदी गई होती हैं। जैसे अगर मैंने फैक्ट्री सेटअप करनी थी, फैक्ट्री लगानी थी, मैंने लैंड खरीदी, तो लैंड मैंने भविष्य में मैंने इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए लैंड मेरी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने फैक्ट्री सेटअप करनी है, मैंने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, उत्पादन करना है, तो मैंने मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी पर मैं काम करूंगी, मशीनरी मुझे भविष्य में आय जनरेट कर देगी, आगम जनरेट कर देगी, उत्पन्न कर देगी। तो इसलिए वो मशीनरी भी मेरी क्या कहलाई जाएगी? फिक्स्ड एसेट कहलाई जाएगी। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखी हैं वो है लैंड यानी कि भूमि, प्लांट एंड मशीनरी जिसे संयंत्र और उपकरण बोला जाता है, बिल्डिंग जिन्हें इमारतें बोला जाता है, मोटर व्हीकल्स जिन्हें वाहन बोला जाता है। ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखी गई हैं। इनके अलावा जो होंगी वो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये चैप्टर जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, है भी बहुत इजी, इसलिए इतना घबराने की भी कोई बात नहीं है। सेकंड, करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। देखो, ये बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स के ऑपोजिट है। वो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, ये हमने पुनः विक्रय के लिए खरीदी हैं। ये हमने फ्यूचर में आय जनरेट करने के लिए खरीदी थी, फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन ये जो हैं इन्हें हमने इसलिए खरीदा है ताकि हम एक ही वर्ष के अंतर्गत, एक ही वर्ष की अवधि के दौरान इन्हें कैश में कन्वर्ट कर लें। अब मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी थी कि मैंने प्रोडक्शन सेटअप
फैक्ट्री सेटअप करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो लैंड खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अब प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदी वो मशीन अपने आप थोड़ी ना प्रोडक्ट बना देगी जब तक उसमें कच्चा माल ना डाला जाए। तो इसलिए जो कच्चा माल हम खरीदेंगे, जिसे हम स्टॉक बोलेंगे, उसे क्या बोला जाएगा, उसे चालू संपत्तियों की कैटेगरी में कवर किया जाएगा, वह चालू संपत्ति कहलाई जाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या लिखी गई हैं? डेटर्स हैं, देनदार जिनको हम उधार पर माल बेचते हैं। अब जिनको उधार पर माल बेच दिया उनसे हम साल या 2 साल बाद थोड़ी ना पैसा लेंगे, हम यही कहेंगे ना कि जितना जल्दी मेरा पैसा निकल सकता है सामने वाली पार्टी से उतना जल्दी बढ़िया है। तो इसीलिए डेटर्स को यानी कि देनदारों को चालू संपत्तियों की कैटेगरी में कवर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टॉक, कैश और बैंक से जब चाहे हम पैसा निकलवा सकते हैं, मतलब हम जल्दी ही इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। तो ये तो था आपका एसेट्स से रिलेटेड टॉपिक कि भाई एसेट्स क्या होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में जिन्हें कवर किया गया है। अब देखते हैं कि बाकी की दोनों चीजें जो हैं वो क्या हैं, यानी कि दायित्व क्या है। देखो, दायित्व, लायबिलिटी, वह धन है जो व्यवसाय ने दूसरों को देना है। स्वामित्व वाली चीज तो थी संपत्ति, लेकिन दायित्व जो है वो एक तरीके से भार है, मतलब व्यवसाय के लिए लाइबल है, व्यवसाय लाइबल है कि उसने बाहर वालों को, दूसरों को पैसा देना है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? देखो, वहां मैंने देनदार लिए थे, डेटर्स लिए थे, यहां मैंने लेनदार लिए हैं जिन्हें क्रेडिटर्स बोला जाता है। ठीक है। दे बिल, कई बार लेनदार ही हमें, वैसे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पूरा आएगा तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपने याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो कि जब हमें कोई देनदार से बिल मिलता है तो वो बिल्स रिसीवेबल होता है। जैसे देनदार हमारी करंट एसेट होती है वैसे ही बिल्स रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई लेनदार हमें लिखित में एक बिल बना के दे देता है कि भाई हमने इससे पैसे लेने हैं, मतलब लेनदार तो मुझ पर बिल बनाएगा ना, लेनदार मुझसे लिखवा के लेके जाएगा कि तुम मुझे लिख के दे दो कि तुमने मुझे पैसे देने हैं, कहीं तुम कल पलट ना जाओ। तो इसलिए लेनदार अगर मेरा दायित्व है तो जो दे बिल होंगे, इसका मतलब जो बिल्स ड्यू होंगे, जो बिल्स पेएबल होंगे, वो भी मेरे दायित्व में ही कवर किए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर कोई ऋण है, कोई लोन लिया हुआ है तो वो भी हमारा दायित्व है, इसलिए उसको भी लायबिलिटीज में ही कवर किया जाएगा। अब जैसे हमने एसेट्स की 2 कैटेगरीज की थी, बिल्कुल उसी तरीके से लायबिलिटीज की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसे दीर्घकालिक दायित्व बोला जाता है। ये अब वे देनदारियां जो करंट ईयर में दे नहीं हैं लेकिन आने वाले 5 से 10 वर्षों में दे होंगी, जैसे ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। तो देखो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की कैटेगरी में बोला गया था ना कि करंट एसेट्स तो एक वर्ष की अवधि के दौरान ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो 1 वर्ष से ज्यादा हमने उनका इस्तेमाल करना होता है, फ्यूचर में उनसे हमने आय जनरेट करनी होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो भी 1 साल से ज्यादा वाली अवधि कवर करेंगे। इसका मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो अभी नहीं अराइज हो रही हैं हम पर, जिनके केस में हमने अभी नहीं पैसा देना है बल्कि 1 वर्ष के बाद हमने पैसा देना है, वो 1 वर्ष के बाद ड्यू होंगी, अभी नहीं ड्यू हो रही हैं करंट ईयर में, तो उन्हें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, करंट लायबिलिटीज क्या होता है? बिल्कुल उसके ऑपोजिट चालू दायित्व। अब ये भी उसी की तरह आ गया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, कि जो लायबिलिटीज 1 वर्ष के अंदर अंदर ड्यू हो जाएंगी उन्हें हम करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? वहां डेटर था, यहां क्रेडिटर है। वहां बिल्स रिसीवेबल का मैंने अभी अभी आपको बोलकर बताया, यहां पर बिल्स पेएबल आ गए। ठीक है। अब बचती है लास्ट कैटेगरी हमारे पास कि भाई पूंजी क्या है। पूंजी क्या है आपने पढ़ी है, तो वह राशि जिसे व्यवसायी ने व्यवसाय में निवेश के तौर पर लगाया है। अगर मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूं तो उस बिजनेस में
जो पैसा मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट करूंगी, लगाऊंगी, वो पैसा कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाया जाएगा। अब देखो यह है क्या, हमने एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, अलग अलग आइडेंटिटी है दोनों की, दोनों का वजूद अलग अलग है। तो उसी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। इसीलिए इसको एसेट्स वाली साइड पर नहीं, समीकरण में इसे लायबिलिटीज में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि यह एक अचल दायित्व है, मतलब यह एक लॉन्ग टर्म निश्चित दायित्व है, क्योंकि यह व्यवसाय की समाप्ति पर ही देय होगा। जब व्यवसाय बंद होगा तभी हम व्यवसायी को उसकी कैपिटल में से जो बच जाएगा या जो भी उसके लिए हिस्सा बचेगा उसकी पेमेंट उसे करी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पूंजी को दायित्व में ही कवर किया जाता है, संपत्तियों में कवर नहीं किया जाता। रीजन क्या है इसका? एक ही रीजन है सबसे बड़ा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस अगर बिजनेसमैन से उधार ले रहा है, पूंजी ले रहा है, तो वो एक तरीके से उधार माना जाता है, और हम जिनसे उधार लेते हैं हमें आने वाले समय में उन्हें उनका उधार चुकता करना पड़ता है। इसीलिए बिजनेस ने जो बिजनेसमैन से उधार लिया है पूंजी की फॉर्म में, वो उसने चुकता आने वाले समय में करना होगा, तो वो दायित्व में कवर होगा, संपत्तियों में कवर नहीं होगा। बस ये एक लास्ट लाइन, लेखांकन समीकरण के अनुसार कुल संपत्तियों का जोड़ हमेशा सदैव पूंजी और दायित्व के जोड़ के बराबर होना चाहिए। जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाई गई थी, कौन सी थी? ये अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये समीकरण हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब संपत्तियों का जोड़ हमेशा दायित्व और पूंजी के जोड़ के बराबर होना चाहिए। दैट्स इट। अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, यानी कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल समझने की कोशिश शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।